brought to you by Infinix. आज लगातार दूसरे दिन हम पंजाब की बात करने जा रहे हैं। आप एक बयान सुनिए, फिर आगे की बात। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आपने सुना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। उन्होंने कहा कि बीते दिनों कुछ लोग विदेशी ताकतों के समर्थन से पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, कानून के खिलाफ बोल रहे थे, वो सब पकड़े गए और अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आज यानी 21 मार्च का बयान है और आज ही के दिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपने हर किसी को गिरफ्तार कर लिया, बस अमृतपाल को छोड़कर। ये एक इंटेलिजेंस फेल्योर है। यानी जो सरकार कठोर कार्रवाई का दावा करने का भरोसा दे रही है, वही अदालत में हीला हवाली के लिए डांट खा रही है, क्योंकि एक सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला, आखिर अमृतपाल सिंह गया कहां। पर यह इकलौता सवाल नहीं है, सवाल यह भी है कि एक औसत इन्फ्लुएंसर अमृतपाल इतना बड़ा कैसे हुआ। क्या कुछ लोग थे जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आंखें बंद किए थे? क्या सिख धर्म से जुड़े भावुक पहलुओं की गलत व्याख्या को पनपने दिया गया? और उस अटकल में कितना दम है कि अमृतपाल पहले दिन से सुरक्षा एजेंसियों के पास है? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे हम आज के लल्लन टॉप शो में। अमृतपाल सिंह को लेकर फिलवक्त दो ही बातें चल रही हैं। पहली पुलिस की तरफ से कि वो फरार है, दूसरी परिवार और समर्थकों की तरफ से कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बस बता नहीं रही है। इन दोनों दावों के बीच वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार मामले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ले गए। परिवार की तरफ से हैबियस कॉर्पस पिटीशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस NS शेखावत ने पूछा कि वो कैसे फरार हो गया। इस पर पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल यानी AG विनोद घई ने कहा, हमने मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीठ ने आगे पूछा कि अमृतपाल सिंह को छोड़कर सभी को कैसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए फिर कहा कि इफ ही हैज एस्केप्ड दिस इज इंटेलिजेंस फेल्योर। आगे कोर्ट ने पूछा कि आपके पास 80,000 पुलिस जवान हैं, उसे कैसे गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर वो बच गया तो ये विफलता है। इसके जवाब में एडवोकेट जनरल ने कहा कि ऐसा कभी कभी होता है। G20 शिखर सम्मेलन भी चल रहा था, यानी पुलिस महकमा वहां व्यस्त था। AG विनोद घई ने अदालत को यह भी बताया कि अमृतपाल के खिलाफ सख्त NSA लगाया गया है। इस पर जस्टिस शेखावत ने कहा कि सब पकड़े गए तो वो बच कैसे गया? हम आपकी स्टोरी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। AG विनोद घई ने जवाब दिया कि हम सशस्त्र थे, लेकिन हमने बल प्रयोग नहीं किया। कुछ मामले इतने संवेदनशील होते हैं कि अदालत में व्याख्या नहीं की जा सकती। हम उसे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में जलंधर पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा हलफनामा देकर बताया कि वो मर्सिडीज गाड़ी में भाग रहा था। उसके साथ 3 और गाड़ियां थी, जिसमें 2 एंडेवर और 1 क्रेटा थी। उन्हें जलंधर के सलीमा गांव में सरकारी स्कूल के पास लापरवाही से गाड़ी चलाते देखा गया था। अमृतपाल के पास एक .315 राइफल थी और वो जनता में डर पैदा करने के उद्देश्य से उसे लहरा रहा था। वो और अन्य लोग कार छोड़कर मौके से भाग गए। वहां से कार, कृपाण, एक वॉकी टॉकी सेट, एक राइफल और 57 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियार लहराने के आरोप में भी FIR दर्ज कर ली गई है। वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार की तरफ से लगाई गई याचिका में आरोप लगाया गया था कि अमृतपाल सिंह को जलंधर के शाहकोट में हिरासत में लिया गया था। हलफनामे में पुलिस इस बात का भी खंडन करती है, कहती है अमृतपाल सिंह को किसी भी समय ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया। यह तो हुई अदालत की बात। इससे इतर पंजाब के IG हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने भागने में अमृतपाल की मदद की। अटकलों के बाजार में यह बात भी गर्म थी कि अमृतपाल इसलिए लापता है क्योंकि उसे पंजाब पुलिस ने नहीं, किसी केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। IG ने इस पर मामला साफ करते हुए कहा कि मामला अब भी पंजाब पुलिस के पास है, NIA को नहीं दिया गया है। पंजाब के जो लोग हैं और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको CM साहब ने भी धन्यवाद किया है, क्योंकि सबसे बहुत कोऑपरेशन मिली इस पूरे ऑपरेशन में। और
बाकी एजेंसी से, बाकी स्टेट से भी हमें फुल कॉपरेशन मिल रहा है इस केस में, और पुलिस इसमें बिल्कुल कानून के अनुसार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को आशंका है, लेकिन अभी तक जो प्राइम अक्यूज्ड है वो अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तुरंत इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास अमृतपाल नहीं दिखा, लेकिन अब उसके सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं। एक फुटेज टोल प्लाजा से आई है जिसमें वो मर्सिडीज गाड़ी में सवार दिखता है। पुलिस ने बताया कि वो मर्सिडीज से उतरकर एक जगह पर ब्रीजा कार में सवार हो जाता है जिसे वो खुद चला रहा था। आगे वो बुलेट पर बैठकर भागता है जिसकी तस्वीर भी आ गई है। ये तो हुए आज के दिन भर के अपडेट। अब आते हैं सवालों पर। क्या अमृतपाल सिंह वाकई देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है? वो इतना ताकतवर है कि उसे समूचे राज्य की पुलिस मिलकर भी नहीं खोज पा रही, या खोज लिया तो बता नहीं रही ताकि माहौल ना बिगड़े? वो जो भी, एक सवाल यहाँ राजनीति का भी है। पूछा जा रहा है कि आखिर 2 साल के अंदर एक व्यक्ति दुबई से लौटकर इतना बड़ा कैसे बन गया? क्या ये आम आदमी पार्टी का फेल्योर है, या फिर केंद्र को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हमने इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर हरजीत शाह सिंह से पूछा। देखिए, बिना राजनीति के तो कुछ चलता नहीं है। तो ये नाइव होगा समझना कि जब तक कैप्टन अमरिंदर थे तब तक कुछ भी बात नहीं थी, जब बादल थे तब भी कोई बात नहीं थी। जैसे ही आम आदमी पार्टी आती है सब कुछ होना शुरू हो जाता है। कहाँ से अमृतपाल जो है अवतरित भी हो जाता है, इतना बड़ा अजनाला का कांड भी हो जाता है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे मैंने कहा, एक वैक्यूम तो दिख रहा है कि अकाली दल ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि किसानी आंदोलन भी हुआ, और किसानी आंदोलन में हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की बहुत सपोर्ट की, अकालियों ने भी की, लेकिन वहाँ से जो उसका एंड रिज़ल्ट ये निकला कि लोग सब जगह से जो है वो डिससेटिस्फाइड हो गए, और उसका पूरा का पूरा जो लाभ है वो आम आदमी पार्टी को मिलता है। ये सच्चाई है। और उसमें ना सिर्फ सिख बल्कि पंजाब के हिंदू भी इस दफ़ा वोट डाल, तभी तो 90 से ऊपर 117 सीटों में से 90 से ऊपर सीटें लेके जाती है आम आदमी पार्टी। ऐसे तो पॉसिबल नहीं था। तो सारा कुछ जो है हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ा एक बदलाव आता है। एक आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी स्टेट के ऊपर आकर उसकी हुकूमत होती है, और उसके बाद ये सब कुछ शुरू हो जाता है। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है कि उन्होंने इसको ढील दी, ये भी बात आ रही है कि हालांकि स्टेट के पास बहुत पावर है, ऑफकोर्स एक फुल फ्लैज स्टेट है, दिल्ली की तरह है तो है नहीं। दूसरी बात यह कि सेंट्रल एजेंसीज़ की भी बात आती है। अगर हम अभी देखें कि पीएफआई की अगर जब रेड करनी थी, जब वो आउटलॉड नहीं भी थी, उससे पहले सेंट्रल एजेंसीज जाती थी, किसी को बेंगलोर से उठा रही है, किसी को केरल से उठा रही है, किसी को तमिलनाडु से उठा रही हैं। तो यहाँ क्या था पंजाब के संदर्भ में? मैं सच जानिए, पंजाब के संदर्भ में मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये इक्की दुक्की कई आए कई गए। अमृतपाल जैसे ये कोई ये नहीं है कि ये कोई नई चीज़ हो रही है। कई आए कई गए, ये पंजाब है, और ये वो स्टेट है। आप तो छोटा पंजाब देख रहे हैं, तो अगर आप इसे कंबाइन करते हैं जो खैबर पास तक जाती है, तो यहाँ पर तो सिकंदर भी आया था, और यहीं से अफ़गानी रूलर्स भी आए थे। तो ये वो खित्ता है जिसने सब कुछ सहा है, और इसमें बहुत लोग आए, बहुत चले गए, बहुत हीरो भी बन गए, बहुत ज़ीरो भी हो गए, वो कोई नहीं है। बात यह है कि ये एक 30 साल का लड़का आकर इतना बड़ा बवाल कर जाता है, और उसके बाद है सारा कुछ वो लफाजी। एक अजनाला कांड अगर आप छोड़ दें, गलतियां वो कहाँ करता है कि वो धर्म के वो गुरुद्वारों में जाकर फर्नीचर तोड़ता है। पहली गलती, उस पर भी बात हो सकती थी कि गुरुद्वारों में आपको घुसने का किसने कह दिया कि आप फर्नीचर तोड़ो, और ये को कि ये मर्यादा के ख़िलाफ़ है। अगर ये मर्यादा के ख़िलाफ़ है तो आग लगाने की किसने आपको इजाज़त दे दी? दूसरी गलती, गुरु ग्रंथ साहिब को आगे रखना, यानी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं थी। वो जो भिंडरांवाले की हम बात शुरू से जहाँ से हमने की, तो ये दिख रहा है, ये किसी को भी दिख जाएगा जिसको थोड़ी सी भी समझ है कि अभी अनट्रेंड है, इसका इसने सिर्फ भेक बनाया, इसको ट्रेनिंग ज़बान की है, बोलना आता है, कद काठ ऊंचा है, गनमैन रख लिए, वो पूरा का पूरा ऑरा क्रिएट कर लिया, तो इम्प्रेशनेबल माइंड को लगेगा वो हो ये फलाना ढिमकाना, ये कोई बहुत बड़ा कोई आइडियोलॉग आ गया है। ऐसी बात नहीं थी, कर सकते थे। आपके पास ऐसे ऐसे अब कानून हैं, वो जिस कानून का हवाला करता है, इंडिया में तो ऐसे जब UAPA वाला कानून भी है, जिसमें अगर आप सोच भी रहे हैं सक्सेशन के बारे में तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये भी कानून है ना। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो सेंट्रल कानून भी है, स्टेट के कानून भी है, IPC भी है, सब कुछ हो सकता, क्यों नहीं हुआ? हमने एक सवाल यह भी पूछा कि अमृतपाल वाकई पंजाब जैसे स्टेट में कोई मूवमेंट खड़ा करने की तैयारी में था, या सिर्फ सोशल मीडिया ने उसे इतना बड़ा बना दिया?
वो ये कह रहे हैं, अमृतपाल की आप सुन लें बाइट्स, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो सिख राष्ट्र में क्या बुराई है। ये सब टेक्स्ट बड़ा एक आपस में बहुत बड़ा इंट्रीगिंग है। क्या वो हिंदू राष्ट्र की हिमायत कर रहा है? तो ये सारी बातें एक इतना बड़ा इसने एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है जो, और शोर इतना है कि वो मूवमेंट आ गई। मूवमेंट कैसे आ गई? उस वक्त जो 1980 था, उस वक्त का जो दौर था, उसके पीछे कई मेजर कारण थे जिसकी वजह से एक इतनी बड़ी इंसर्जेंसी का, जो उसमें पॉलिटिकल कारण भी थे, उसमें लैंग्वेज का कारण भी था। उससे पहले 1966 तक जो पंजाबी सूबा मूवमेंट चलती है, पंजाब को स्टेटहुड नहीं मिलती, वो कारण था। नेचुरल रिसोर्सेज का कारण था। फिर उस वक्त जो वहाँ के रीजनल एक ख़ास सेक्शन ने एक रोल प्ले किया, मीडिया ने वहाँ के, उसका कारण बनता है। कई बातें आपस में पाइल अप होती हैं। दरबारा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह की जो विद इन कांग्रेस राइवलरी होती है वो प्ले आउट करती है। लेकिन इस वक्त जो हमें लग रहा है, अगर आप इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मीडिया की हेडलाइंस से नहीं चल रही होती, हकीकत कुछ और भी होती है, तो वहाँ पर जब चर्चा होती है, इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी देखा जाता है कि इसके पीछे जो सब टेक्स्ट जो एक और चल रहा है कि ये कहीं एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि किसी किस्म का लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अगर ये कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जो भी हैं, जो भी ये परसेप्शन भी क्रिएट करना चाहते हैं, वो कोई देश का भला नहीं कर रहे। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अमृतपाल को आप छोड़ दें, अब वो हमें, मैंने आपको बता दिया कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अवतरित हुआ है, एक एपरेशन की तरह आया है, जिसका कोई बैकग्राउंड समझ नहीं आ रहा, जिसकी रिलीजियस रूट्स नहीं हैं। लेकिन ये बात तो नहीं है ना कि सारे ऐसे हों, तो एक से कई बार जो होते हैं बात निकल जाती है, एक हीरो बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए, इनसे पहले दीप सिद्धू आए थे। दीप सिद्धू भी, वो भी उनके सिर पे बाल नहीं थे, दाढ़ी कटी हुई थी, वो निशान साहब लेके वहाँ पहुँच गए लाल किले में। अच्छा, फिर एक ऐसा माहौल रच दिया गया पंजाब में, वेस्टेड इंटरेस्ट ने उनको शहीद करार दे दिया। अभी वो शहीद कहाँ से हो गए? शहीद का कॉन्सेप्ट ही हमें समझ नहीं आया वहाँ पर, जब कुछ लोगों ने उन्हें शहीद कहना शुरू कर दिया। शहीद तो भाई सती दास थे, भाई मती दास थे, जिनका चांदनी चौक में, जिनको देग में डाला गया। तो कहाँ वो शहादतें, कहाँ दीप सिद्धू को आप शहीद कह रहे हैं? तो ये ओवरऑल एक ख़ास किस्म का, देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस। उस मैडनेस को समझना होगा। मैं ये समझता हूँ इस तरह के जो खेल है वो कोई देश हित में नहीं है। यहाँ एक और बिंदु पर गौर करना आवश्यक है। अमृतपाल और उसके साथियों का मकसद तो राजनीतिक है, लेकिन उन्होंने धर्म को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अपने पहनावे से लेकर बातचीत में उसकी कोशिश रहती है कि वो एक पंथिक सिख दिखे। पूरी मैसेजिंग इस तरह की है जैसे खालिस्तानी जो कह रहे हैं वो तो सिख धर्म ग्रंथों में निहित शिक्षा से ही निकला है। एक वाक्य पर ये लोग बहुत जोर देते हैं, राज करेगा खालसा। आप किसी भी आम सिख से पूछेंगे वो इसे बड़े ही सामान्य ढंग से लेंगे, लेकिन खालिस्तानी से ऐसे पेश करते हैं जैसे ये कोई मूल मंत्र हो। माने सिख धर्म ग्रंथ ये कह रहे हो कि अमुक इलाके पर खालसा शासन ही मान्य होगा। इस दावे की सच्चाई हमें तभी मालूम चलेगी जब राज करेगा खालसा के पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ समझेंगे। सुनिए। हाँ, राज करेगा खालसा जो है वो तो हर अरदास में होता है, आज से थोड़ी हो रहा है। वो तो भाई नंदलाल का जो है वो गुरु गोबिंद सिंह साहब के पोएट थे। तो उसमें जब आप जाते हैं, आकी रहे ना कोई, आकी इज़ एडवर्सरी। तो किसी भी धर्म में जब आप बात करते हैं सच्चाई की, तो खालसा इज़ प्योरिटी। तो आप किसी भी धर्म में चले जाओ, उसमें प्योरिटी की बात होती है, सच्चाई की बात होती है। और ये जो राज करेगा खालसा, आकी इज़ एडवर्सरी, मैंने बताया कि, और उसके बाद आपको खालसा महिमा भी पूरी पढ़नी चाहिए। उस टाइम तो खालिस्तान का नाम ही नहीं था। तो ये हम बात कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब के पीरियड की। गुरु गोबिंद सिंह साहब 1708 में इस धरती छोड़कर जाते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं थी, तो उनके पोएट की है वो। और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है जैसे कोई मर्ज़ी करता जाए, लेकिन जब आप अध्यात्म पर आते हैं, थियोलॉजी में आते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो बाणी है वो कहती है, राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे। तो ये भी बात आती है, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरा मन तो है ईश्वर में लगा रहे। तो कई चीज़ें होती हैं जिनका, और जब राज करेगा खालसा की बात आती है, इसकी ये इंटरप्रिटेशन है कि सच्चाई का राज करेगा। और सच के ऊपर तो पूरी बानी आधारित है। सच्चता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए। सच के ऊपर तो पूरे के पूरे वो आए हुए हैं। और फिर गुरु नानक साहब के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, वो है
वो पीरियड जो है वो है 1469 से लेकर 1539 तक का, और उनके बारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, नानक राज चलाया सच कोट सताणी नीम दे, यानी सच का राज है। सच का राज तो सारी दुनिया कहती है, सच का राज तो होना चाहिए, सच में तो वो कोई नहीं है। तो सिमिलरली वो वही चीज़ दूसरी लैंग्वेज में आके इंटरप्रेट होती है, उसको आगे बताया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी बातें हैं इंटरप्रेट, तो आपने भी देखा होगा कि हर धर्म में जो राइट विंग है वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। कहीं की बात, जैसे कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वो सब जगह चलता है। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि ये एक कम्युनिटी में चल रहा है, ये सब जगह ही ये चल रहा है। इस्लाम वाले भी जो कुछ एक मुस्लिम भी हैं, वो अपनी तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको जो जिसको सूट करता है वो वैसे कर देता है। आप राइट विंग हिंदूज़ में भी ये देखेंगे, क्रिश्चियंस में भी देख लेंगे, वो अपनी तरह से कर रहे होंगे जो राइट विंग होंगे। ये जो स्लोगन है, ये हो सकता है ये कैमरे के लिए भी यूज़ किया जा रहा हो, तो कैमरास बहुत हैं, सारा कुछ स्पेक्टिकल्स के लिए किया जाता है। 3-3 मिनट के लोगों को वीडियोस चाहिए, और कृपान उठा के ये कहना, ये जैसे हवाबाजी में मानता हूँ इसको, क्योंकि कृपान का तो अर्थ ही ये, कृपान आपने वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, तलवार यूज़ नहीं करता। कृपान का मतलब है कृपा तलवार एक अलग चीज़ है, कृपान बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप थियोलॉजी में जाओगे तो मतलब ये है कि वो ऐसे नहीं उठा लेनी कि आई देखिए ना, मतलब खाम खा निकाल लो और बोलना शुरू कर दो। नो, कृपान एक सिंबल है। आज तो रफ़ेल का युग है, तो उसमें कृपान तो एक सिंबल है ना, तो वो एक प्रतीक है। तो प्रतीक सच्चाई का है, सच्चाई की रक्षा के लिए। ये पॉलिटिकल राज की बात जो है मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर होती है। बातें चलती रहती हैं। इतिहास को मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि जब तक आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, किताबों पर जरूर जाना पड़ेगा, उसके बिना जो है वो गति नहीं है। तो सुना आपने, यहाँ मूल्यों की बात हो रही है। ये वैसा ही है जैसे हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य का मतलब ये नहीं कि एक धर्म या जाति का राज होगा तभी सब अच्छा होगा। राजा राम की शासन व्यवस्था और भारतीय लोकतंत्र में बहुत फर्क है। क्या इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में राम राज्य नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। राम सत्य और न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। हम इन मूल्यों पर चल पाएं तो अपने आप राम राज्य स्थापित होने लगेगा। इसीलिए शब्दों में फंसने की जगह हमें देखना होगा कि धर्म ग्रंथ कह क्या रहे हैं और आधुनिक संदर्भ में उसे कैसे व्याख्यायित किया जाए। यही बात राज करेगा खालसा पर भी लागू होती है। इसे एक कौम की राजनीतिक आकांक्षा की तरह पेश तो किया जा सकता है, लेकिन जैसा हमने कहा, संदर्भ मायने रखता है। ये सारी बातें हमने इसलिए बताई क्योंकि अमृतपाल पर हो रही कार्रवाई को धर्म के चश्मे से देखने की शुरुआत हो गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक तरफ पंजाब पुलिस दिन रात हाथ पैर मार रही है, लेकिन सूबे में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमृतपाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है, मैं सबसे पहले केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ, आम आदमी से पूछना चाहती हूँ कि ये एक्शन 1 महीने पहले क्यों नहीं लिया गया? जब अजनाले के पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा हुआ, 1 महीने तक भगवंत मान बताया उसको किसने रोक के रखा? दूसरी बात मैं केंद्र की सरकार से पूछती हूँ, 6 महीने से ये घूम रहे हैं, क्या आपकी इंटेलिजेंस का इतना अटर फेलियर था? जो बातें आप आज बोल रहे हैं, तो 6 महीने इसको पंजाब में घूमने क्यों दिया? ये मत सोचिए आपकी इंदिरा गांधी कांग्रेस की तरह पंजाब में आग लगा के हमारे नौजवानों को उठा के 150 नौजवान उठा लिए आपने। किसी को भी इसका एड बन के आप उठाएंगे और पंजाब को एक बार फिर वो काले दौर में आप धकेलेंगे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हरसिमरत ने यह बयान संसद परिसर में 20 मार्च को दिया था, जिसमें राज्य और केंद्र पर हमला तो है लेकिन संतुलन नजर आता है। लेकिन उनके पति और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बयानों की तासीर अलग थी। 20 मार्च की ही शाम उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, अकाली दल पंजाब में कठपुतली आप सरकार की अघोषित इमरजेंसी और राज्य में दमन के राज की कड़ी निंदा करता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और चुनावी लाभ के लिए सबसे देशभक्त सिख समुदाय को बदनाम करने की खतरनाक साजिशों के खिलाफ हम सरकार को चेतावनी देते हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, शिरोमणि अकाली दल गैर संवैधानिक तरीकों का सहारा लेकर केवल संदेह के आधार पर निर्दोष सिख युवाओं, विशेषकर अमृतधारी युवाओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता है। हम गिरफ्तार किए गए सभी बेगुनाहों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। तो शिरोमणि अकाली दल अमृतपाल पर कार्रवाई को सिख समुदाय के खिलाफ साजिश के तौर पर पेश कर रहा है। तो क्या यह माना जाए कि सुखबीर सिंह बादल की पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को पाने के लिए ऐसा कर रही है? इस पर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, सुनते हैं। ये ऐसा नहीं, मैं जो पहली बात कही, जो मॉडरेट राजनीति है जिसको शिरोमणि अकाली दल भी रिप्रेजेंट करता है, अगर आप उनको मार्जिनलाइज करेंगे तो उनकी जगह तो रेडिकल राजनीति लेगी ना। तो पहली बात तो यह है कि उनको मार्जिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए।
कि अगर आप एक बैबल कलां का एक इंसिडेंट करके होता है जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ, उसमें आपने एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को कहा मर्डर का चार्ज लगाया और उसके ऊपर एक चार्जशीट दी गई और कुछ पुलिस वालों को भी उसमें पनिश करने की बात हो रही है। तो उससे जो स्टेट पुलिस है या एजेंसीज हैं वो फिर इस तरह की बात को रिस्ट्रेन करती हैं कि हम क्यों एक्शन लें। तो तभी तो 80,000 पुलिस बैठी है तो एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कल को हमारे साथ भी बैबल कलां जैसा काम होगा और हमें पनिश किया जाएगा अगर क्योंकि राजनीति कुछ ऐसी है। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति हमें जो पंजाब में होनी चाहिए वो पीस और हार्मनी की राजनीति, और जो मोगा डिक्लेरेशन जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी लेके आए थे 1996 में, उसी डिक्लेरेशन को मेन मान के और उसी के आधार पर आगे राजनीति होनी चाहिए, जिसमें पंजाबी आइडेंटिटी, पंजाबियत, पीस और हार्मनी की बात कही गई थी। और अगर राजनीतिक दल ये सोचें भी वो अकेले ही सत्ता ले सकते हैं पंजाब में और उसमें एक दूसरे को काटेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि पंजाब में वायलेंस बढ़ेगी और इनको सत्ता चाहे ना मिले एक बार, पर ये तो सोच लें कि हम हार्मनी और पीस को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है, अगर ये ऐसा करेंगे कल को ये भी इनकी भी होंद खत्म हो जाएगी। सारे दलों की बात कर रहा हूं जो मॉडरेट लिबरल है। तो मॉडरेट पॉलिटिक्स पहला विक्टिम होगा और इसका सुसाइड हो जाएगा अगर ये इस तरह की राजनीति करते रहेंगे। रेडिकल एलिमेंट्स को या इनेप्ट हैंडलिंग करेंगे या इनएफिशिएंट हैंडलिंग करेंगे, उसका नुकसान इन्हीं को होगा और पंजाब के लोगों को तो होगा ही। आपने शिरोमणि अकाली दल की बात सुनी। अब अपने आप को घोषित खालिस्तानी बताने वाले और देश की संसद के सदस्य, संगरूर से बाई इलेक्शन जीतकर लोकसभा सांसद बने और पूर्व आईपीएस अधिकारी सिमरजीत सिंह मान की बात करते हैं, जो लगातार इस बात पर मुखर रहे हैं। इसकी सरकार ने ट्विटर के प्लेटफॉर्म से शिकायत की और उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस तरह के अलग अलग स्टेक होल्डर्स जिन पर बात हो रही है, 3 पर हमने खास तौर पर बात की, केंद्र, अकाली दल और आम आदमी पार्टी। अब एक और स्टेक होल्डर पर आते हैं, विदेश में बसे सिख। खालिस्तान पर ललन टॉप ने जब बात की तब इस बात को रेखांकित किया गया कि खालिस्तान को लेकर अगर कहीं वाकई समर्थन है तो वो विदेश के कुछ हलकों में है, ना कि पंजाब में। ये बात इन दिनों फिर देखने को मिली। लंदन में भारतीय उच्चायोग में तिरंगे का अपमान हुआ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, कनाडा में प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन पंजाब से ऐसी किसी अप्रिय घटना की जानकारी अब तक नहीं आई। जैसे जैसे इंटरनेट सेवाएं बहाल होंगी, संभव है कुछ नई जानकारियां सामने आए, लेकिन ये बात लगभग स्पष्ट है कि भले छिटपुट प्रदर्शन हुए हों, लेकिन कहीं कुछ बड़ा नहीं हुआ है। ऐसे में सवालों की सुई विदेश में बसे सिख समुदाय की ओर घूम जाती है। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि विदेश में बसे सिख ही पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी गलत है। सिख जैसे भारत के हर कोने में रहते हैं, उसी तरह वो दुनिया के लगभग सभी देशों में मिलते हैं। खालिस्तानी बस कुछ देशों में प्रभावशाली हैं और कुछ तबकों में, और वहां भी सारे सिख उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, अगर हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड हीरो हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वहाँ दुनिया को भी समझ आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद जब हम विदेश की बात करते हैं, विदेश में बैठे सिखों की बात करते हैं, तो एक और परसेप्शन क्रिएट हो रही है कि वो खालिस्तान के समर्थक हैं। हाँ, एक सेक्शन है, लेकिन वो जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? आपको मलेशिया में तो आवाज़ नहीं मिलती इस तरह की, आपको थाईलैंड में भी नहीं मिलती, आपको सिंगापुर में भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अच्छा, अब आप ये देखिए, वहाँ पर जो सिख गए हैं वो आज़ाद हिंद फौज के टाइम से गए हुए हैं, कोई आज के नहीं गए हुए, और बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं वहाँ पर। मिडल ईस्ट में जो सिख हैं, ईरान में सिख हैं, आप दुबई में चले जाएं, वहाँ सिख है, मिडल ईस्ट में सिख है, ईस्टर्न यूरोप में सिख है, अफ्रीका में सिख हैं, सब जगह सिख हैं। तो ये कहना कि जब खालिस्तान की बात होती है, मैं अक्सर कहता हूँ यार, अगर सारी दुनिया में इतना सिख फैला हुआ है, छोटी सी आबादी है, तो खालिस्तान का कुछ समझ नहीं आती। लेकिन जब हम बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज़ की, कंट्रीज़ की, तो उसमें एक सेक्शन ऐसा है जो ये समझता है कि वो जो 1978 में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उस वक्त जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल थे, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं, राजीव गांधी आते हैं, तो उसमें ब्लू स्टार भी हो जाता है, उसमें 84 भी हो जाता है। तो वो जो एक रंजिश है, वो जो एक सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वो चल रहा है।
तो खालिस्तानी संख्या में कम है लेकिन शोर बहुत मचाते हैं। बीते दिनों लगातार ये आरोप लगे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या ब्रिटेन में भारत विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं होती। भारत के हाथ बंधे हैं क्योंकि वो राजनयिक स्तर पर विरोध जताने से ज्यादा विदेशी धरती पर कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अमृतपाल पर मचे घमासान के बीच एक खबर आई जिससे भारतीय एजेंसियां राहत महसूस कर रही हैं। 29 जनवरी 2023 को मेलबर्न में कथित खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान हिंसा हुई थी। इस मामले में विक्टोरिया पुलिस ने 6 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की और आम लोगों से इनके बारे में जानकारी देने की अपील की। लौटकर आते हैं भारत, जहां अमृतपाल और उसके साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की जा रही एक सोचा समझा कदम है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि जैसे ही पुलिस कार्रवाई शुरू होगी आरोपी शरण मांगने अदालत चले जाएंगे। इसीलिए NSA का सहारा लिया गया, जिसमें प्रशासन को यह अधिकार है कि वो बिना विधिवत कार्रवाई और मुकदमे के किसी संदिग्ध को 1 साल तक हिरासत में रख सकता है। इसके लिए बस इलाके के जिला मजिस्ट्रेट को एक आदेश जारी करना होता है जिसमें वो ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति से भारत की सुरक्षा को खतरा है। अब इस खतरे की व्याख्या बहुत स्पष्ट नहीं है। एक बार NSA लग जाए तो आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने की बंदिश नहीं होती, बेल याचिका लगाने का अधिकार नहीं रहता और अगर बेल मिल जाए तो फिर किसी दूसरे मामले में NSA लगाया जा सकता है। आरोपी एक 3 सदस्यीय बोर्ड के सामने अपनी बात रख सकता है, लेकिन बोर्ड के सामने यह साबित करना कि हिरासत गैरकानूनी है बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कानून में व्याख्या के लिए बहुत जगह छोड़ी गई है। ऐसे में प्रशासन का हाथ मजबूत रहता है। एक और बात है, NSA के तहत प्रशासन के पास जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार वाली बंदिश भी नहीं रहती। वो संदिग्ध को हिरासत में लेकर देश की किसी भी जेल में भेज सकता है। भारत जैसे विशाल भूगोल वाले देश में इस बात का भी खासा महत्व है। जब प्रशासन को लगता है कि अमुक व्यक्ति पर कार्रवाई से इलाके में माहौल खराब हो सकता है तो वो किसी दूसरे राज्य की मदद लेता है। एक बार संबंधित व्यक्ति इलाके से बाहर चला जाए तो समय के साथ माहौल शांत हो जाता है। इसीलिए अमृतपाल प्रकरण में असम से मदद ली गई। आपने गौर किया होगा, आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन पंजाब और असम प्रशासन के बीच गजब का समन्वय देखने को मिल रहा है। आरोपी कब गिरफ्तार होते हैं, कब फ्लाइट में बिठाए जाते हैं और कब गुवाहाटी लैंड करते हैं और कब सड़क मार्ग से डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पहुंचते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता। जबकि ये काम बीते कई दिनों से जारी है। आज भी 3 लोग इसी तरह डिब्रूगढ़ पहुंचे, बस काम भर की जानकारी ही बीट रिपोर्टर्स तक पहुंचती है। ये संकेत है कि अमृतपाल प्रकरण में तैयारी तो काफ़ी की गई थी। ये मानने के भी पर्याप्त कारण है कि चंडीगढ़, गुवाहाटी इस मामले में अकेले नहीं है, दिल्ली भी शामिल है। और यही सब देखकर लोग पूछ रहे हैं कि कैसा होता अगर ये पूरा तंत्र, सभी स्टेक होल्डर समय से जाग गए होते। जो समन्वय अब दिख रहा है पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और बाकी सरकारों के बीच, क्या कुछ पहले नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन तब राजनीति के लिए जमीन तैयार नहीं हो पाती। पर अब भी देर नहीं हुई है। जब जागे तभी सवेरा की लीक पर चलते हुए ये पूरा चक्र रोका जा सकता है, बशर्ते आप जागें, आप सवाल पूछें, आप जिम्मेदारी तय करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। आखिरी में एक स्पष्टीकरण। कल मैंने आपको पंक्ति बताई थी, बहुत ज़रूरी पंक्ति, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छड़ी हैं खेत। इंटरनेट पर ज़्यादातर जगह इस पंक्ति को गुरु गोविंद सिंह के साथ जोड़ा गया है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में है, लेकिन ये संत कबीर की लिखी हुई पंक्ति है। इस तथ्यात्मक गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल भी इसीलिए जैसे ही शो के बाद हमारे दर्शकों ने इस तरफ ध्यान दिलाया, हमने शो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिख दिया था। पर वहाँ पर भी हमने देखा कि कई लोग आपस में ये विवाद कर रहे थे। आधे कह रहे थे, जिन्हें मेरी तरह लगता था कि ये गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति, और आधे कह रहे थे कि नहीं, ये संत कबीर की पंक्ति है। उन सभी के लिए स्पष्टीकरण है, गुरु ग्रंथ साहिब में तमाम संत कवियों की वाणी को संकलित किया गया है और उसी में ये पंक्ति भी है। इसको गुरु गोविंद सिंह समेत हम सभी लोगों ने प्रेरक पाया और इसीलिए अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। व्याख्या अपनी तरफ, लेकिन तथ्य अपनी जगह अटल रहते हैं। आज का शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।